आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर बच्चों हमें पढ़ना है जहां पे हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था। हमने अपने पहले लेक्चर में आधुनिक आवर्त सारणी की शुरुआत कर ली थी। आज हमें बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में आगे की चर्चा करनी है। आगे की चर्चा मतलब कि आज मुख्य रूप से हमको बच्चों वर्गीकरण की बात करनी होगी। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है आज हमको। इसमें आवर्त के बारे में पढ़ना है, इसमें वर्ग के बारे में पढ़ना है और इसमें वर्गीकरण एस, पी, डी और एफ इन चारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा आज का मुख्य रूप से उद्देश्य होगा। चलिए, तो आवर्त सारणी तो आप जानते ही हैं, आ जाइए। तो हम बात करेंगे यहां से आवर्तों से। हमें ये पढ़ना है बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें बच्चों क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है बेटा, इसमें ये जो क्षैतिज पंक्ति है ना, लिथियम से लेकर के ये पूरी क्षैतिज पंक्ति, सोडियम से लेकर के ये पूरी क्षैतिज पंक्ति, पोटेशियम से लेकर के ये पूरी क्षैतिज पंक्ति, ये जो क्षैतिज पंक्ति है ना बेटा, ये क्षैतिज पंक्ति, ये क्षैतिज पंक्ति, ये क्षैतिज पंक्ति, ये क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? आवर्त। तो देखो, पहला आवर्त पहली क्षैतिज पंक्ति, दूसरी क्षैतिज पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, 7 क्षैतिज पंक्ति बेटा, 7 आवर्त है। अच्छा, और वर्ग कितने? ऊर्ध्वाधर कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए टोटल 18 बेटा। तो ये जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है वो टोटल 18 है बेटा। कितने हैं? 18। तो 7 क्षैतिज पंक्तियां जिसको आवर्त बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्ग। ये आपको बताएं। आवर्त कितने हैं? 7, जिनका क्रमांकन 1, 2, 3, 4 से लेकर के 6, 7 तक है। और वर्ग की बात की तो वर्ग कितने? वर्ग टोटल 18। वर्ग हम इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे बच्चों आवर्त। तो आवर्त कुल कितने हैं? 7 है। और इन 7 आवर्तों को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस नाम से जानते हैं। चलिए, अब हम आवर्तों के मुख्य गुणधर्म की बात करेंगे। देखो क्या लिखा है, प्रत्येक आवर्त समान संयोजकता कोश वाले तत्वों की श्रेणी रखता है। संयोजकता कोश का मतलब होता है बेटा, संयोजकता कोश का मतलब होता है बाहरी कोश। बाहरी कोश का मतलब होता है अंतिम कोश। संयोजकता कोश को हम बाहरी कोश भी बोलते हैं, अंतिम कोश भी बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक आवर्त समान संयोजकता कोश वाले तत्वों की श्रेणी रखता है। इसका मतलब यह है बेटा कि जैसे ये पहला आवर्त है, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठा आवर्त, ये 7वां आवर्त है। अब पहला पॉइंट आपको ये बोलता है बेटा, पहला पॉइंट बोलता है कि प्रत्येक आवर्त में संयोजकता कोश समान होता है। मतलब कि अगर दूसरे आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त में संयोजकता कोश कौन सा होगा बेटा? दूसरा। दूसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं उनका संयोजकता कोश कौन सा होगा? दूसरा। तीसरे आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनका संयोजकता कोश कौन सा होगा? तीसरा। चौथे आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनका संयोजकता कोश कौन सा होगा? चौथा। पांचवे में पांचवा, छठे में छठा, सातवें में सातवां। मतलब कि एक ही आवर्त में आने वाले जितने भी तत्व हैं उन सब के संयोजकता कोश क्या होंगे? समान। अगर सभी तत्व दूसरे आवर्त के हैं तो इनके सभी के संयोजकता कोश या बाहरी कोश क्या होंगे? 2 होंगे। तो ये वाली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखनी है। संयोजकता कोश का मतलब होता है बाहरी कोश, बाहरी कोश का मतलब होता है अंतिम कोश, और अंतिम कोश का मतलब क्या बच्चों? तत्व की आवर्त संख्या। तत्व की जो भी आवर्त संख्या है, तत्व की जो भी आवर्त संख्या है वो आवर्त संख्या ही बाहरी कोश, अंतिम कोश या संयोजकता कोश कहलाती है।
तो संयोजकता कोश अगर बोला जाए तो समझ जाना बाहरी कोश, बाहरी कोश का मतलब क्या, अंतिम कोश, अंतिम कोश का मतलब क्या, आवर्त संख्या, जो भी आवर्त संख्या होगी वही उसका अंतिम कोश है। चलिए दूसरा क्या, प्रत्येक आवर्त उसके संयोजकता कोश में उपस्थित निश्चित मुख्य क्वांटम संख्या के समान है। चलिए, प्रत्येक आवर्त उसके संयोजकता कोश में उपस्थित निश्चित मुख्य क्वांटम संख्या के समान है। ये पॉइंट बोलता है कि प्रत्येक आवर्त जो है वो संयोजकता कोश में उपस्थित मुख्य क्वांटम संख्या के समान है। मतलब कि संयोजकता कोश, बाहरी कोश, अंतिम कोश, आवर्त संख्या, ये सब किसके बराबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर है। तो ध्यान रखना, किसी भी आवर्त में उपस्थित तत्वों का संयोजकता कोश उसकी आवर्त संख्या के बराबर है। आवर्त संख्या ही बाहरी कोश को प्रदर्शित करेगी, बाहरी कोश ही अंतिम कोश को प्रदर्शित करेगा, अंतिम कोश आवर्त संख्या को प्रदर्शित करेगी और आवर्त संख्या ही मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करेगी। जैसे उदाहरण जैसे मान लो मैंने लिखा पोटेशियम। अब पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम कौन से आवर्त का है, पोटेशियम चौथे आवर्त का। तो पोटेशियम की आवर्त संख्या क्या हो जाएगी, पोटेशियम की आवर्त संख्या हो जाएगी 4, पोटेशियम की मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी ये भी 4, पोटेशियम की अंतिम कोश की संख्या हो जाएगी 4, बाहरी कोश की संख्या हो जाएगी 4 और संयोजकता कोश हो जाएगा 4। पोटेशियम का संयोजकता कोश, बाहरी कोश, अंतिम कोश, आवर्त संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ये सब क्या होंगी, समान। तो प्रत्येक आवर्त में उपस्थित संयोजकता कोश जो होगा वो उसमें उपस्थित निश्चित मुख्य क्वांटम संख्या के समान होगी। तीसरा क्या है, प्रत्येक आवर्त एक क्षारीय धातु से प्रारंभ होता है। प्रत्येक आवर्त किससे प्रारंभ होता है बेटा, प्रत्येक आवर्त एक क्षारीय धातु से प्रारंभ होता है। जैसे मान लो पहला आवर्त हो गया, अब पहला आवर्त खत्म होने के बाद जो दूसरा आवर्त चालू होगा ये क्षारीय धातु से चालू होगा। दूसरा आवर्त खत्म होने के बाद में जो तीसरा आवर्त होगा वो क्षारीय धातु से चालू होगा। तीसरे आवर्त के बाद में जो चौथा आवर्त चालू होगा ये क्षारीय धातु से चालू होगा। चौथा आवर्त खत्म होने के बाद जो पांचवा आवर्त चालू होगा वो क्षारीय धातु से होगा। पांचवा आवर्त खत्म होने के बाद में जो छठा आवर्त चालू होगा वो क्षारीय धातु से होगा। छठा आवर्त खत्म होने के बाद में जो सातवां आवर्त होगा वो भी क्षारीय धातु से होगा। प्रत्येक आवर्त की जो शुरुआत होगी वो क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, आवर्त की शुरुआत सदैव क्षारीय धातु से होगी। तो यही लिखा हुआ है, प्रत्येक आवर्त की शुरुआत एक क्षारीय धातु से होती है जिसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है। इन सब का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS1। लिथियम का होता है 2S1, सोडियम का होता है 3S1, पोटेशियम का होता है 4S1, रुबिडियम का होता है 5S1, सीजियम का होता है 6S1, फ्रेंसियम का होता है 7S1। NS1 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 NS1। तो इन सभी क्षारीय धातु के विन्यास क्या होते हैं, NS1। तो इनके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, NS1। ठीक है, चलो नंबर 4, प्रत्येक आवर्त एक उत्कृष्ट गैस पर समाप्त होता है। बहुत बढ़िया। देखो शुरुआत कहां से हो रही है, क्षारीय धातु से, और इस आवर्त की एंडिंग कहां पे हो रही है बेटा, उत्कृष्ट गैस पे। ये उत्कृष्ट गैस, शुरुआत में यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ये उत्कृष्ट गैस। प्रत्येक आवर्त, चाहे पहला आवर्त हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो, कोई भी आवर्त हो, प्रत्येक आवर्त की जो एंडिंग होती है ना बेटा, आवर्त की जो समाप्ति होती है वो आवर्त की समाप्ति किस पे होती है, उत्कृष्ट गैस पे, उत्कृष्ट गैस पे, उत्कृष्ट गैस पे, उत्कृष्ट गैस पे, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब कि बहुत ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब कि बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही बेस्ट, जो क्रिया नहीं करता। ये कभी क्रिया में भाग नहीं लेते, रिएक्शन नहीं करते, ये मतलब कि बेस्ट है ये।
श्रेष्ठ है, ये सुपर, एकदम सुप्रीम लोग हैं। ये सुप्रीम लोग अपने हाल में मस्त है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने हाल में क्या है, मस्त, सुप्रीम पीपल है ये। तो बहुत ही श्रेष्ठ लोग हैं, उत्कृष्ट गैसें कही जाती हैं, ये क्रिया में भाग नहीं लेते। तो भैया प्रत्येक आवर्त जो है, इस आवर्त की जो समाप्ति होती है बेटा, वो उत्कृष्ट गैस पे होती है, सुप्रीम एलिमेंट पे होती है। और इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 है। चलो, इसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2 2p6। इसका बाहरी विन्यास क्या है? 3s2 3p6। इसका 4s2 4p6। इसका 5s2 5p6। 6s2 6p6। 7s2 7p6। इन सब का बाहरी विन्यास क्या है? NH2NP6 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 NH2NP6। तो इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2NP6। फिर आता है हीलियम। लेकिन हीलियम का जो बाहरी विन्यास होता है, हीलियम का बाहरी विन्यास H2P6 नहीं है, ये केवल और केवल क्या है? 1s2। इसमें P में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल ये NH2 है, तो केवल ये NH2 है। हीलियम का बाहरी विन्यास क्या है? हीलियम का बाहरी विन्यास 1s2। हीलियम के बाहरी P कोश में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हीलियम के बाहरी P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे केवल 1s2 होता है। बाहरी कोश में 6, बाहरी कोश के P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल यहाँ पे 1s2 होता है, ये ध्यान रखना। चलो, पांचवा पॉइंट क्या है? प्रत्येक आवर्त का प्रारंभ नए ऊर्जा स्तर के भरने के साथ होता है। बहुत बढ़िया। ऐसा समझो बच्चों कि इस आवर्त में आने वाले सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में प्रवेश करते हैं। जैसे दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। जैसे तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, फिर चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। जैसे चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, फिर पांचवें कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। जैसे ही पांचवें कोश में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, फिर नए कोश छठे कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। जैसे छठे कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश हो जाएंगे, फिर नए कोश सातवें कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। मतलब कि प्रत्येक आवर्त की शुरुआत जो होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो नए ऊर्जा स्तर में भर जाएंगे। अगर दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, तो तीसरे आवर्त की शुरुआत तीसरे ऊर्जा स्तर को भरने से होगी। चौथे आवर्त की शुरुआत चौथे ऊर्जा स्तर को भरने से होगी। पांचवें आवर्त की शुरुआत पांचवें आवर्त ऊर्जा स्तर को भरने से होगी। छठे आवर्त की शुरुआत छठे ऊर्जा स्तर को भरने से होगी। सातवें आवर्त की शुरुआत सातवें ऊर्जा स्तर को भरने से होती है। तो प्रत्येक आवर्त की शुरुआत नए ऊर्जा स्तर को भरने से होती है। प्रत्येक आवर्त का प्रारंभ नए ऊर्जा स्तर को भरने के साथ होता है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षों की संख्या से 2 गुनी होती। चलो इसको समझते हैं। मान लो मुझे पहले आवर्त में कितने तत्व हैं ये पता लगाना है। प्रत्येक आवर्त में जो तत्वों की संख्या है, वो उस आवर्त में उपस्थित कक्षकों की संख्या का क्या होता है? दुगुना होता है। देखो बेटा, ये पॉइंट ये बोल रहा है किसी आवर्त में कितने तत्व आएंगे, ये डिपेंड करेगा कि उस आवर्त में जितने कक्ष होंगे उसका दुगुना कर दो। प्रत्येक आवर्त में कितने तत्व होंगे, प्रत्येक आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या उस आवर्त में उपस्थित कक्षकों की संख्या का दुगुना होगी। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रत्येक आवर्त के अंदर, जैसे मान लो पहला आवर्त, पहले आवर्त में कुल कितने तत्व होंगे? पहले आवर्त में उतने तत्व होंगे जितने की उसके कक्षकों की संख्या है, उसका दुगुना कर दो। पहले आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कक्षकों की संख्या का दुगुना कर दो। पहले आवर्त में कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं? n स्क्वायर
1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का क्या कर दो, दुगुना कर दो। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होंगे, कक्षक की संख्या जो भी है उसका दुगुना कर दो। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं और दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। ये देखो, पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व हैं और दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, किसी आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होंगे, इनकी संख्या उस आवर्त में उपस्थित कक्षकों की संख्या का दुगुने के बराबर होंगी। फिर रिपीट करूं, किसी आवर्त में कितने तत्व होंगे, किसी आवर्त में कितने तत्व होंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए उस आवर्त में उपस्थित कक्षकों की संख्या का दुगुना कर दो। पहले आवर्त में कितने तत्व होंगे, ये ज्ञात करने के लिए पहले आवर्त में जितने कक्षक हैं उसका दुगुना कर दो। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होंगे, ये ज्ञात करने के लिए दूसरे आवर्त में जितने कक्षक हैं उसका दुगुना कर दो। बात समझ में आ रही है? तीसरे आवर्त में कितने तत्व होंगे, ये ज्ञात करने के लिए जितने कक्षकों की संख्या है उसका दुगुना कर दो। इतने होने चाहिए, लेकिन कितने तत्व होने चाहिए, 18। तीसरे आवर्त में 18 तत्व होने चाहिए, लेकिन कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे आवर्त में होने चाहिए थे 18 तत्व, लेकिन तीसरे आवर्त में केवल और केवल क्या है, 8 तत्व। ध्यान रखना, तीसरे आवर्त में, थर्ड आवर्त में होने चाहिए 18 तत्व, लेकिन केवल 8 तत्व ही होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है। इसका कारण हम जानेंगे बेटा, इसका हम क्या जानेंगे, कारण। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। देखो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम पहले आवर्त की बात करते हैं। पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त है। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें इलेक्ट्रॉन का भरना प्रथम ऊर्जा स्तर में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो पहले आवर्त प्रथम ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। n बराबर 1 जब भी होगा, जब भी n बराबर 1 प्रथम ऊर्जा स्तर जब भी होगा, प्रथम ऊर्जा स्तर जब भी होगा, तो n बराबर 1 के लिए L के कुल कितने मान होंगे, L के कुल मान होंगे 1 और वो क्या होगा, 0। जब भी n बराबर 1 लिखोगे तो n बराबर 1 में कुल कितने ऊर्जा स्तर, n बराबर 1 में कुल कितने उपकोष, 0 से n-1। तो L बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे L बराबर 0 से n-1 लिख सकते हो। n का मान 1, 1 - 1 0, तो 0 से 0 तो 0 आ जाएगा। कौन सा उपकोष होगा, इसको हम बोलते हैं S उपकोष। S उपकोष के लिए m का मान क्या होता है, S उपकोष के लिए m का मान होता है -L से +L, तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। तो देखो n बराबर 1 में L का एक मान संभव वो 0 होगा, m का मान जिसके लिए 0 होगा। इसमें केवल एक 1s कक्षक उपलब्ध होगा और इसमें केवल 2 ही तत्व आ सकते हैं। तो n बराबर 1 में S उपकोष है, मतलब कि 1 और S, इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, n बराबर 1 और उपकोष कौन सा है, तो 1s कक्षक। और 1s कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, मतलब कि केवल 2 तत्व ही आ सकते हैं। तो आप ये भी लगा सकते हो, यदि n बराबर 1 है तो कक्षक की संख्या क्या आएगी, n² के बराबर, मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर, और तत्वों की संख्या क्या होगी, तत्व की संख्या हो जाएगी कक्षक की संख्या का दुगुना। कक्षक की संख्या कितनी, 1 का दुगुना, 1 का दुगुना 2, ये आ जाए, तत्व की संख्या 2 आ जाएगी। तो पहले आवर्त में बच्चों सदैव 2 तत्व आते हैं। चलो
अब बात करते हैं, चलो ये पहला हो गया। दूसरे आवर्त में चलो n बराबर 2 लिखा तो कक्षक की संख्या क्या आएगी, n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, कक्षक की संख्या 4 आ जाएगी। और यहां से तत्वों की संख्या कितनी आएगी, कक्षक की संख्या का दुगुना। कक्षक की संख्या कितनी 4, 4 का दुगुना, ये आ जाएगी 8। तत्वों की संख्या 8 आ जाएगी, कक्षकों की संख्या 4, n बराबर 2 में। अच्छा, अब हम बात करते हैं n बराबर 3 के लिए। किसके लिए बात करते हैं बेटा, n बराबर 3 के लिए। यदि मान लो n बराबर 3 लिखा, n बराबर 3 में कक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कक्षकों की संख्या होनी चाहिए n स्क्वायर के बराबर। n बराबर 3 में 9 कक्षक होने चाहिए। अगर 9 है तो तत्वों की संख्या फॉर्मूले से कितनी आनी चाहिए, तत्वों की संख्या आनी चाहिए 2 इंटू कक्षकों की संख्या के बराबर। ये 2 इंटू कक्षक की संख्या कितनी 9, ये आ जाएगा 18 के बराबर। किसके बराबर, 18 के बराबर। तो जब भी n बराबर 3 होगा, कक्षक की संख्या 9 होगी और तत्वों की संख्या इसका दुगुना 18 होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में केवल 8 ही तत्व होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो n बराबर 3 है तो l के कुल कितने मान होंगे, 0 से n-1 तक। यदि n बराबर 3 है तो l के कुल कितने मान होंगे, 0 से -1 तक। तो 0, 1 और 3 -1 कितना हो गया 2। तो ध्यान रखना, यदि n का मान 3 है तो l के कुल 3 मान होंगे, 0, 1, 2, ये 3 मान होंगे। क्लियर। जीरो किसके लिए आता है, s के लिए, 1 किसके लिए आता है, p के लिए, और 2 किसके लिए आता है, d के लिए। मतलब कि ये हो जाएगा 3s, ये किसके लिए 3p, और ये किसके लिए हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा। क्लियर। चलो सबसे पहले 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में अधिकतम कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 3d में अधिकतम कितने आएंगे 10। लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 4s में। इसका मतलब 8 तत्व आने के बाद जो 9वां तत्व आएगा बेटा, वो 4s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उसमें। मतलब कि ये 4s मतलब कि कौन सा आवर्त हो गया, आवर्त 4 हो गया। इसीलिए बच्चों जैसे ही 8 तत्व भर दिए जाएंगे तो अब आने वाला अगला तत्व जो होगा वो चौथे आवर्त में होगा। किसमें होगा बेटा, चौथे आवर्त में, उसका प्रवेश चौथे आवर्त में होगा। इसीलिए बच्चों क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर तीसरे आवर्त में जैसे ही 8 तत्व आ गए, 8 तत्व आने के बाद में जो 9वां तत्व होगा बेटा, वो चौथे आवर्त में प्रवेश करेगा। बात समझ में आई। तीसरे आवर्त में अधिकतम 8 तत्व ही आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीसरे आवर्त में 8 तत्व आने के बाद में जो 9वां तत्व आएगा वो चौथे में प्रवेश करेगा। क्यों, क्योंकि तीसरे आवर्त में 8 तत्व आने के बाद में अब जो 9वां तत्व आएगा वो कौन से आवर्त में प्रवेश करेगा, n बराबर 4 में। n बराबर 4 मतलब कि आवर्त क्या हो जाएंगे 4। तो 3d में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, और 4s का मतलब हो गया आवर्त संख्या 4। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई बेटा कि n बराबर 3 के लिए l के 3 मान 0, 1, 2, मतलब कि 0 मतलब कि s, p और d, तो 3s, 3p, 3d। क्लियर। तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 3s में 1 कक्षक, 3p में 3 कक्षक, और 3d में कितने 5, टोटल 9 कक्षक हो गए। 3d कक्षकों की ऊर्जा 4s कक्षकों की तुलना में ज्यादा होती। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 तत्व तो यहाँ तक आ गए। अब लेकिन यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन तभी भर पाओगे जब इनके बीच में कौन आएगा, 4s। जैसे 8 तत्व आने के बाद जब 9वां तत्व भरोगे तो वो 4s में आएगा। 4s मतलब कि n का मान 4, चौथे आवर्त में।
तो 4s कक्षक में प्रवेश करता है। इसीलिए इसमें 4 कक्षकों 3s और 3p का संबंध n बराबर 3 से होने के कारण 4s कक्षक में भरने से पहले भरे जाते हैं। इसलिए तीसरे आवर्त में केवल 8 ही तत्व होते हैं। तीसरे आवर्त में बेटा केवल 8 तत्व होंगे। क्यों? क्योंकि तीसरे आवर्त में 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो 4s में भरा जाएगा, ना कि 3d में। और जैसे 4s में इलेक्ट्रॉन आएगा तो समझ जाना कि भैया चौथा आवर्त चालू हो गया, इसीलिए वहां पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब हम बात करते हैं बेटा वर्ग की। ये तो था आवर्त। कुल 18 वर्ग है जिनका क्रमांकन 1 से लेकर के 18 तक होता है। वर्ग कुल कितने हैं? 18। क्रमांकन 1 से 18 तक होगा। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों की श्रेणी संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ये बोल रहे हैं कि एक ही वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व है ना, जैसे कि मान लो वर्ग पहले वर्ग में उपस्थित तत्वों के जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सबके समान होते हैं। देख सकते हो 2s1, 3s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो ns1, तो एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? समान। ns1, एक ही तत्व में उपस्थित सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? समान। एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? समान। बाहरी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, पहले आवर्त की बात करूं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त। बात करें दूसरे आवर्त की, तो दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं लिथियम से नियोन तक। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। तीसरे आवर्त में भी बच्चों 8 तत्व हैं सोडियम से आर्गन तक। इसको हम क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। चौथे आवर्त के अंदर 18 तत्व हैं पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक। इसको हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। 18 तत्व मतलब कि दीर्घ आवर्त। देखो, पोटेशियम से लेकर के 18 तत्व क्रिप्टॉन तक, तो ये दीर्घ आवर्त है। पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं रुबिडियम से ज़ीनोन तक। रुबिडियम से ज़ीनोन तक, इसको हम दीर्घ आवर्त बोलते हैं। चलो, रुबिडियम से ज़ीनोन तक। रुबिडियम से स्टार्ट होगा और कहां समाप्त होगा? ज़ीनोन पे समाप्त होगा। 18 तत्व। ठीक है, फिर छठा आवर्त स्टार्ट होता है सीजियम से लेकर के रेडोन तक। छठा आवर्त होगा सीजियम से स्टार्ट होगा और सीजियम से रेडोन तक जाएगा। इसमें कुल कितने बेटा? 32 तत्व। कितने? 32 तत्व। अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। 32 तत्व कैसे? देखो, यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तत्व तो ये, और इसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है? 57। 57 से 72। 57 से 72 के बीच में 14 तत्व ये लेंथेनॉइड के। तो भैया 18 तत्व तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन 18 के अलावा 57 से 72 तक के जो होंगे वो भी 14 तत्व तो काउंट करोगे ना। ये 14 तत्व लेंथेनाइड के काउंट करोगे तो ये लेंथेनाइड के 14 और ये 18, टोटल हो गए 32। उसी टाइप से यहाँ देखो, ये हो गए 18 और यहाँ 89 से 104 के बीच में, 89 से 104 के बीच में क्या आते हैं? एक्टिनाइड्स। 90 से 103 ये 14 और ये 18 यहाँ के 14 नीचे के 32, ये हो गए 32। ठीक है, फ्रेंसियम से आ जाएगा आपका UUO, अनऑक्टियम 118 तक, परमाणु क्रमांक 118 तक के। इसको हम बोलते हैं बेटा अति दीर्घ आवर्त। तो ये अति दीर्घ आवर्त हो जाएगा। ये सारी क्या कहलाती है बच्चों? ये सब कहलाती हैं जादुई संख्याएं।
इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। चलो अब हम बात करते हैं तत्वों के वर्गीकरण की। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण बच्चों 4 ब्लॉक में किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण 4 ब्लॉक में किया गया है। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में किया गया। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि आधुनिक आवर्त सारणी को बोहर की सारणी भी बोलते हैं। याद है? मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी, आधुनिक आवर्त सारणी को बोहर सारणी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी को आगे हम 4 भागों में वर्गीकृत करेंगे, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। ये जो अलग अलग ब्लॉक के अंदर जो वर्गीकरण है आधुनिक आवर्त सारणी का, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है, इसलिए हम इसको बोहर सारणी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करता है उस कक्षक के आधार पर, उस उपकोष के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एस ब्लॉक का तत्व, एस ब्लॉक के तत्व का मतलब है इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के एस कक्षक में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के एस कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के एस कक्षक में प्रवेश करता है। आप परिभाषा के रूप में ये लिख सकते हो बेटा, एस ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के एस कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे कि उदाहरण, चलो बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम का विन्यास क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ये है बच्चों सबसे बाहरी कक्षा, अंतिम कक्षा बोल सकते हो। पोटेशियम में लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अंतिम कक्षा बाहरी कक्षा के एस कक्षक में प्रवेश करता है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कोश के एस कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, लेकिन यहां देखो ये तीसरा कोश जो है, तीसरे कोश को हम क्या बोलते हैं? n-1। इसको हम बोलते हैं n कोश और इसको हम बोलते हैं n-1 कोश, n-1 कोश। चौथा कोश कौन सा है? चौथे कोश को nth कोश बोलते हैं और 4 में से 1 घटाओ तो 3 हो जाएगा, 4 - 1 को हम 3 बोलेंगे। तो चौथा कोश जो, उसमें तो एस कक्षक, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है और n-1, ये n-1 पूरा भरा हुआ है। तो ये n-1 जो कोश होता है, n का मतलब 4 और n-1 का मतलब 3, ये जो n-1 कोश जो होता है वो पूरा भरा होता है बेटा। और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के, nth कोश के एस कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के एस उपकोश में या एस कक्षक में प्रवेश करेगा। इस श्रेणी के तत्व को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मतलब कि पोटेशियम किसका हो जाएगा? एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। एस ब्लॉक के तत्व में 2 वर्ग आते हैं, पहला और दूसरा वर्ग। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो ns1-2 होता है। यदि मैं प्रथम वर्ग की बात करूं, वर्ग फर्स्ट की बात करूं और वर्ग सेकंड की बात करूं, तो वर्ग फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सब के बाहरी कोश में क्या विन्यास होता है? ns1। और इन सब के बाहरी कोश में क्या विन्यास होता है? ns2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। पहले कोश ये भी एस ब्लॉक का तत्व है और ये भी एस ब्लॉक के तत्व है, दोनों एस ब्लॉक के तत्व बेटा। ये दोनों क्या है? एस ब्लॉक के तत्व। पहला वर्ग भी एस ब्लॉक का है, दूसरा वर्ग भी एस ब्लॉक का है। पहला वर्ग भी एस ब्लॉक का है, दूसरा भी एस ब्लॉक का है।
पहले वर्ग का बाहरी विन्यास NS1 है और दूसरे वर्ग का बाहरी विन्यास NS2 है। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग कोई भी हो, इनके बाहरी विन्यास हमेशा NS1 से 2, मतलब कि पहले वर्ग का NS1 और दूसरे वर्ग का NS2, पहले का NS1 और दूसरे का NS2, तो NS1 से 2, तो NS1 से 2 के बीच होता है। और इसके पहले क्या आती है? अक्रिय गैस आती है। क्या आती है? अक्रिय गैस। तो इसके पहले जो भी आएगा वो अक्रिय गैस आएगा, ठीक है। अक्रिय गैस मतलब कि ये देखो 1s2 से लेकर के 3p6, 1s2 से 3p6, ये किसका विन्यास है? ये आर्गन का विन्यास है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये विन्यास किसका है बेटा? ये विन्यास आर्गन का होता है, अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस के विन्यास के बाद आप NS1 लिखते हो, तो अक्रिय गैस के विन्यास के बाद आपने NS1 लिखा है या NS2 लिखा है, तो ध्यान रखना NS1 to 2 से पहले जो आता है वो अक्रिय गैस आती है। एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो आवर्त सारणी के बाएं भाग में होते हैं। आवर्त सारणी का बाएं भाग कौन सा? आवर्त सारणी का ये बायां भाग है, ये दायां है, तो ये बायां भाग, ये बाएं भाग में यहाँ पे जो है ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में केवल धातु होती है बेटा, ये सब धातु हैं, ये सब धातु हैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम, बेरियम, फ्रेंशियम, ये सब क्या है बच्चों? ये सब धातु हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक के अंदर नहीं है, अनिश्चित है उसकी स्थिति। अभी उसकी स्थिति कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम हाइड्रोजन को छोड़ करके इन सबको एस ब्लॉक के तत्व मानते हैं। सारी की सारी क्या है बच्चों? सब के सब धातु हैं। यहाँ पे सारी की सारी क्या होती है? धातुएं होती हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। वर्ग प्रथम और वर्ग सेकंड है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। वर्ग प्रथम और वर्ग सेकंड, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक की धातु। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक की धातु, ठीक है। ये सारी की सारी धातुएं क्या है बच्चों? ये सभी धातुएं क्या है? सभी तत्व क्या है? ये सारे के सारे तत्व क्या है? धातु। इन दोनों को एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ये NS1 है इसका बाहरी विन्यास, इसका बाहरी विन्यास NS2 है, मतलब कि क्षारीय धातु जो है, एस ब्लॉक की धातु जो है, इनके विन्यास NS1 से 2 है। इनके पहले विन्यास किसका आता है? अक्रिय गैस का। इसके पहले अक्रिय गैस का विन्यास आता है, तो इनका विन्यास हो जाएगा अक्रिय गैस NS1 to 2, ठीक है। चलो अब आते हैं हम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है। तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। जैसे ये समझो, जैसे मान लो सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का विन्यास क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ये है। फिर तीसरा कोश कौन सा है? ये तीसरा कोश होता है बाहरी कोश, ठीक है। और ये कौन सा है? ये N-1 अंदर वाला कोश, ठीक है। और ये कौन सा है? ये nth कोश। ये कोश कौन सा है? nth कोश। तो nth कोश के पी उपकोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे तो इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक का तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व मतलब कि nth कोश के या बाहरी कोश के अंतिम कोश के पी उपकोश में प्रवेश करे तो उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और ये क्या है? 2 मतलब कि N-1, N-1, ये N-1 पूरा भरा हुआ बेटा, इसमें 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए बेटा इसमें, क्लियर। तो
n-1 कोश तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के p कक्षक में भरे जाते हैं। बाहरी कोश के p कक्षक में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ग है? वर्ग 13 से 18 तक के तत्व हैं। इसमें वर्ग 13 से 18 तक के तत्व हैं। वर्ग 13 से और 18 यहां तक के तत्व को हम बोलते हैं p ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इस वर्ग का? NS2Np1। इसका बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS2Np2। इसका विन्यास क्या है? NS2Np3। इसका विन्यास क्या है? NS2Np4। इसका विन्यास क्या है? NS2Np5। और ये क्या है? NS2Np6, केवल हीलियम को छोड़ करके। हीलियम में 1s2 होता है, बाकी सब में NS2Np6 होता है। मतलब कि NS2 सब में NS2 तो है, लेकिन Np में 1, Np में 2, Np में 3, 4, 5, 6, तो NS2Np126। तो यहां पे ध्यान रखना बेटा, NS2Np126 ये विन्यास होता है बेटा। p ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ उपस्थित होते हैं। तो p ब्लॉक के तत्व कहां होते हैं आवर्त सारणी में? ये बाईं तरफ है p ब्लॉक के तत्व, ये पूरे p ब्लॉक के तत्व, ये दाईं तरफ है, ये दायां है और ये बायां है। बायां और दायां, दाईं तरफ उपस्थित है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दाईं तरफ। इस ब्लॉक में कुछ धातुएं होती हैं तथा सभी अधातुएं और उपधातुएं होती है। ठीक है, इसमें तीनों प्रकार की हैं, धातुएं भी हैं, अधातुएं भी, उपधातुएं भी। देखो, इसमें बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सब उपधातु बेटा, ये सब उपधातु हैं। उपधातु ये इतने भाग में उपधातु, ये उपधातु बेटा। इधर जितनी भी हैं ये धातुएं हैं, इधर धातु हैं, ये उपधातु हैं, इधर वाली अधातु हैं, ये वाली अधातु, इधर वाली धातु, और ये है उपधातु। धातु और अधातु के बीच में क्या होती है? उपधातु। देखो, बोरोन उपधातु है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, है ना, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब क्या है बच्चों? ये सारे के सारे उपधातु। उपधातु के इधर अधातु, उपधातु के इधर धातु। तो यहाँ पे तीनों प्रकार है, धातु भी है, अधातु भी, उपधातु भी। उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म हो। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे धातुएं भी हैं, अधातुएं भी और उपधातु भी। उपधातु मतलब कि धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं, ऐसे जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं डी ब्लॉक के तत्व पे। डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? चलो मैं थोड़ा पी ब्लॉक का आपको रिवाइज कर देता हूँ। पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। चलो, पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं? वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के। ठीक है, अच्छा, 13 वाला का बाहरी विन्यास क्या होता है? NS2Np1, और 18 वालों का क्या होता है? NS2Np6। मतलब कि इस पी ब्लॉक का बाहरी विन्यास क्या है? NS2Np1 से लेकर के 6, तो 1 2 6 ही आ जाएगा। और इसके पहले क्या होती है? इसके पहले होती है अक्रिय गैस। ठीक है, इसमें तीनों प्रकार के तत्व हैं, धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी। तीनों तत्व हैं इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी तो बता ही दिया, 13 से 18 दाईं ओर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा डी ब्लॉक के तत्व पर। किस पर? डी ब्लॉक के तत्व पर। डी ब्लॉक के तत्व क्या है बच्चों? वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
उपांत्य कोश के डी उपकोश या कक्षक में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्व क्या है? वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के डी उपकोश या कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि मान लो बेटा आयरन। अब आयरन का विन्यास क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये विन्यास लिखते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इस विन्यास को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो विन्यास है ना, ये विन्यास किसका है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3, ये आर्गन का विन्यास है बेटा, आर्गन का। आर्गन के बाद में यहाँ पे आएगा 4s2 और यहाँ पे आता है 3d6। आयरन का विन्यास ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, आयरन का विन्यास हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो विन्यास है ये आर्गन का है, 4s2 3d6, ये विन्यास भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान करो, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 3d में जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो ns2 इसमें ना प्रवेश करके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1, अगर n का मान 4 है तो n-1 का मान 3 हो जाएगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन n में ना जाकर के n-1 d में प्रवेश करता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 के d उपकोश में प्रवेश करता है, और ये n-1 जो होता है बेटा, इसी को हम बोलते हैं उपांत्य कोश। क्या बोलते हैं? उपांत्य कोश। तो उपांत्य कोश का मतलब, n का मतलब बाहरी कोश और n-1 का मतलब क्या होता है? उपांत्य कोश। बाहरी कोश मतलब कि n कोश और उपांत्य कोश मतलब कि n-1, ठीक है। तो इसमें बाहरी कोश और उपांत्य कोश अपूर्ण भरे होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कोश में प्रवेश कर रहे हैं ns में, और बाद के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-1 के डी उपकोश में प्रवेश कर रहे हैं। n-1 मतलब कि उपांत्य कोश। तो जब भी किसी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के डी कक्षा में प्रवेश करे, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश 3d उपांत्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करे, तो इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। या आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें बाहरी कोश और उपांत्य कोश ये अपूर्ण भरे हों और अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d उपांत्य कोश के डी कक्षा में प्रवेश करे। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करे? n-1 d उपकोश या कक्षक में प्रवेश करे, या फिर आप बोल सकते हो n-1 d को उपांत्य कोश भी बोल सकते हो। उपांत्य कोश के डी कक्षक में प्रवेश करे, तब इस श्रेणी के तत्व को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इसमें कहां से कहां है? वर्ग 3 से 12 तक के तत्व हैं। वर्ग 3 से 12। चलो इसमें कहां से कहां तक के तत्व है? देखो यहां से स्कैंडियम से चलो, स्कैंडियम वर्ग 3 है, वर्ग 3 से लेकर के और वर्ग 12 तक के तत्व है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व, वर्ग 3 से 12 तक के। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो अक्रिगेस n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। तो इनमें जो विन्यास होता है बेटा, ये विन्यास होता है कुछ इस प्रकार का। देखो ns तो ns इसमें 0 से 2 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और n-1 d के अंदर 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 d के अंदर 1 से 10 तक, और ns में 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पैलेडियम को छोड़ करके जिसका विन्यास संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d10 होता है। तो भैया ns में 0 हो सकते इलेक्ट्रॉन, तो देखो पैलेडियम के 5s में 0 आ रहे हैं और 4d में 10 आ रहे हैं, ये भी विन्यास हो सकते हैं। सभी संक्रमण तत्व धातु इनमें अधिकांश रंगीन संकुल अथवा आयन बनाते हैं।
डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण धातुएं भी बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु भी कहा जाता है। और ये अधिकांश ऐसे हैं जो कि रंगीन कलरफुल संकुल का निर्माण करते हैं। संकुल क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का जो लास्ट चैप्टर है, कक्षा 12 की पहली किताब का जो लास्ट चैप्टर है बेटा, उप सह संयोजन यौगिक। ठीक है, कक्षा 12 की पहली किताब का लास्ट चैप्टर जो है उप सह संयोजक यौगिक, वहां पर हम पढ़ेंगे संकुल क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये होते हैं बच्चों डी ब्लॉक के तत्व। चलो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। चलो रिवीजन। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग क्या होता है बेटा? इनके वर्ग होते हैं वर्ग 13 से, माफ करना, वर्ग कहां से कहां तक होते हैं? वर्ग 3 से 12 तक होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें सारे के सारे तत्व क्या है बच्चों? सारे के सारे धातु होते हैं। इनको संक्रमण धातु के नाम से भी जानते हैं। इनका एक और नाम होता है, इनको संक्रमण धातु भी कहा जाता है। अच्छा इनके विन्यास क्या होते हैं? इनके विन्यास मैंने आपको बताया था NS में 0 से 2 तक हो सकता है। जैसे पैलेडियम अभी बताया था, पैलेडियम में NS में 0 है और N-1 D के अंदर 1 से लेकर के 10 तक हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इनका विन्यास होता है। पैलेडियम के अंदर बात करें तो 5s0 और 4d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बस ये ध्यान रखना है मैन, उसके अलावा तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, वर्ग आ गया, संक्रमण धातु है, यही है खास। चलो अब डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं बच्चों, इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया। सबसे पहली श्रेणी है 3D श्रृंखला। 3D श्रृंखला जो है बच्चों वो स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक होती है। 3D श्रृंखला कौन सी होती है बेटा? स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30। तो ये है 3D श्रृंखला। ये 3D श्रृंखला है। 3D श्रृंखला स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होती है। स्कैंडियम 21 परमाणु क्रमांक से जिंक 30 तक होती है। ये 3D है। ये 4D है। 4D कहां से क्या होती है? इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक होती है। तो 4D कहां से कहां होती है? 3D के बाद आती है 4D श्रृंखला। 4D श्रृंखला कहां से कहां होती है? इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक होती है। 4D श्रृंखला जो होती है बेटा वो इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक होती है। फिर आती है 5D श्रृंखला। 5D श्रृंखला जो होती है बेटा वो लैंथेनम 57, हैफनियम 72 से लेकर के मरकरी 80 तक होती है। चलो लैंथेनम 57, हैफनियम 72, लैंथेनम 57, हैफनियम 72, लैंथेनम 57, हैफनियम 72 से लेकर के मरकरी 80 तक। ये हो जाएगी बच्चों क्या? 5D श्रृंखला। और 5D के बाद में आते हैं 6D, एक्टिनियम 89 से लेकर के रदरफोर्डियम 104 से और क्यूनियम CN112, इसको अन बाइयम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक होती है। तो भैया यहां पे हो जाएगा 5D श्रृंखला। 5D के बाद में होती है इसमें एक 6D श्रृंखला होती है। 6D श्रृंखला जो होती है वो एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम 104 से अनबाइयम, जिसको आप क्यूनियन भी बोलते हो, 112 तक, यहां तक होती है।
3D, 4D, 5D, 6D ये श्रृंखला होती है। प्रथम संक्रमण श्रृंखला 3D बोलते हैं, इसमें 10 तत्व हैं, स्कैंडियम से जिंक 30 तक। इसमें 3D कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रृंखला जिसको हम 4D बोलते हैं, 10 तत्व हैं, एट्रियम 39 से कैडमियम 48, 39 से 48। इसमें 4D उपकोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तृतीय संक्रमण श्रृंखला 5D श्रृंखला होती है, इसमें 10 तत्व होते हैं। लेंथेनम 57, हैफनियम 72 से 80, लेंथेनम 57, हैफनियम 72 से मरकरी 80। अच्छा, यहाँ पे ये 14 तत्व कहाँ चले गए? यहाँ जो 14 तत्व होते हैं बेटा वो चले जाते हैं लेंथेनॉइड में। कहाँ चले जाते हैं? लेंथेनॉइड में। यहाँ पे जो 14 तत्व होते हैं, यहाँ पे बीच में क्या था? 14 तत्व, ये एक्टिनाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? एक्टिनाइड। जिसको हम 6D श्रेणी बोलते हैं। 10 तत्व हैं, एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम 104 से 112 यूबी तक, जिसमें 6D उपकोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ये होता है बच्चों डी ब्लॉक के तत्व। अब यहाँ पे परिभाषा बच्चों, संक्रमण तत्व की एक परिभाषा वो हमको ध्यान रखनी। संक्रमण तत्व किसे बोलते हैं? वे तत्व जिसमें उदासीन अवस्था या किसी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। बहुत बढ़िया। जैसे कि उदाहरण मैंने अभी आयरन का बताया था। आयरन का विन्यास क्या बताया था मैंने? आर्गन मैंने आयरन का विन्यास क्या बताया था? ये आयरन का विन्यास बताया था मैंने। तो आयरन की उदासीन अवस्था में देखो बेटा, उदासीन अवस्था मतलब कि जब कोई आवेश ना हो। जब तत्व पर कोई आवेश ना हो, तत्व पर जब कोई आवेश ना हो, तब इस अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। उदासीन अवस्था में ये जो डी कक्षक है ये क्या है? आंशिक रूप से भरा हुआ। आंशिक रूप का मतलब क्या है? यदि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम बोलते हैं बेटा पूर्ण भरा विन्यास। इसके अलावा जो भी विन्यास आएगा वो सब क्या कहलाएगा? आंशिक रूप से भरा हुआ। तो जब भी किसी तत्व की उदासीन अवस्था में डी उपकोश आंशिक रूप से भरा हुआ है, या फिर मान लो इसकी किसी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में +2 या +3 के अंदर, है ना, मान लो इसके +2 ऑक्सीकरण अवस्था मतलब कि तत्व पर आवेश उपस्थित हो, तत्व पर कोई आवेश हो। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है तत्व पर कोई आवेश उपस्थित होना चाहिए। वैसे तो ऑक्सीकरण अवस्था का हम बहुत ही डिटेल में मतलब पढ़ने वाले, लेकिन अभी ध्यान रखो, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है तत्व पर कोई ना कोई आवेश जरूर होना चाहिए। जब तत्व पर कोई ना कोई आवेश होगा उस अवस्था को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसकी जो भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें भी डी के अंदर आंशिक रूप से भरा हुआ विन्यास है। तो या तो स्थायी अवस्था में या तो उदासीन अवस्था में जब कोई आवेश ना हो, उदासीन अवस्था में या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या होना चाहिए? डी उपकोश क्या होना चाहिए? आंशिक भरा होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। इसका मतलब ये क्या हो गया? संक्रमण तत्व हो गया। लेकिन बच्चों जिंक की अगर बात करें, जिंक की उदासीन अवस्था या जिंक की कोई स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, तो इसमें जिंक के विन्यास में डी उपकोश पूरा भरा हुआ, ये पूर्ण भरा हुआ है। इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में भी ये पूर्ण भरा हुआ है, यहाँ पे भी पूर्ण भरा हुआ है। आप देख सकते हो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। जब भी उदासीन अवस्था उसमें पूर्ण भरा हुआ, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था उसमें भी पूर्ण भरा हुआ। जब भी डी उपकोश पूर्ण भरे हुए होंगे तो इसे हम संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे बेटा, ये संक्रमण तत्व
नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों संक्रमण तत्व नहीं होते। ये तीनों संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही अपनी उदासीन अवस्था और अपनी जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें डी कक्षक अपूर्ण भरा नहीं रखते हैं, पूर्ण भरा रखते हैं। अगर डी कक्षक किसी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या उदासीन अवस्था में पूर्ण भरा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना वो संक्रमण तत्व नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी तत्व की उदासीन अवस्था या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक, डी उपकोष पूरा भरा हुआ है तो इसका मतलब वो संक्रमण तत्व नहीं। अगर ये पूरा भरा हुआ है तो संक्रमण तत्व नहीं, अगर ये भरा हुआ है तो नहीं है, और अगर भरा हुआ नहीं है तो संक्रमण तत्व है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इनकी उदासीन अवस्था और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष पूरी तरह से भरा हुआ है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डी उपकोष पूरी तरह से भरा हुआ है तो वो संक्रमण तत्व नहीं, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या उदासीन अवस्था में। ठीक है, चलिए अब आते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व को हम अगली क्लास में देखेंगे। वर्गीकरण का लास्ट टॉपिक है और ये जैसे हो जाएगा उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी फिनिश, और फिर हम आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पे, ऑक्सीकरण अवस्था पे, प्रभावी नाभिकीय आवेश पे, जो कि हमारा अगली क्लास का टॉपिक होगा। चल तो पहले हम आएंगे बच्चों, बहुत सारी चीजें पढ़नी थी, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम आएंगे क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कौन से वर्ग में है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? 18। कितने बेटा? 18। सोडियम कौन से वर्ग में? सोडियम पहले वर्ग में। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने आधुनिक आवर्त सारणी को लगभग समाप्त कर दिया है। केवल एफ ब्लॉक के तत्व अब बचे हुए हैं। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, साथ ही साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।